हेलो दोस्तों, मैं अर्चना कुमारी बीपीएससी में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले पार्ट में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़े थे और अब हम आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। उत्तर मुगल कालीन साम्राज्य। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास में एक नवीन युग का पदार्पण हुआ जो उत्तरोत्तर मुगल काल कहलाया। औरंगजेब के 3 पुत्र थे। उसकी मृत्यु के समय अलग अलग क्षेत्र मुअज्जम काबुल में, आजम गुजरात में, कामबख्श वजीर में पदस्थापित थे। कामबख्श को दीन पनाह की उपाधि दी गई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम ने साम्राज्य को विभाजित करने का प्रस्ताव आजम के सामने रखा, लेकिन उसने इसे ठुकरा दिया एवं युद्ध करने का निर्णय किया। जून 1707 ईस्वी में आगरा के पास जौजौ में मुठभेड़ हुई, जिसमें आजम मारा गया। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। मुअज्जम 1707 से 1200 ईस्वी बहादुर शाह वन की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसे शाह आलम वन भी कहा जाता था। हैदराबाद बीजापुर के पास के निकट कामबख्श बहादुर शाह से हार गया और घाव के कारण 13 जनवरी 1709 के आरंभ में उसकी मृत्यु हो गई। जहांदार शाह 1712 से 13 में जयसी को मिर्जा राजा जवई सिंह की पदवी दी एवं मालवा का गवर्नर बना दिया गया। जहांदार शाह ने अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी और गुजरात का गवर्नर बना दिया। जुल्फिकार खां को जहांदार शाह का प्रधानमंत्री बना दिया गया तथा जहांदार शाह लाल कुंवर नामक स्त्री के प्रभाव में था। फर्रुखसियार 1713 ईस्वी में अजीमुशान का पुत्र था। यह सैयद बंधुओं की सहायता से दिल्ली की गद्दी बैठा। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने अक्टूबर 1720 में सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। मोहम्मद शाह 1719 से 48 में निजामुल मुल्क को अपना वजीर बनाया। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुरहान अल मुल्क की उपाधि दी। सआदत खां का असली नाम मोहम्मद आमीन था। 24 फरवरी 1739 को नादिर शाह ईरानी तथा मुगल सेना के मध्य करनाल में युद्ध हुआ। नादिर शाह के विरुद्ध मुगल साम्राज्य का नेतृत्व खान ए दौरा ने किया। 20 मार्च 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया एवं भयंकर कत्लेआम का आदेश दिया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह 15 मई 1739 को वापस लौट गया। लौटते वक्त वह अपने साथ इतना धन ले गया कि अगले 3 वर्ष तक नादिर को अपने राज्य में नए कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। भारत की कमजोर स्थिति से प्रेरित होकर 1748 से 62 के बीच अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किए। 14 जनवरी 1761 में अब्दावली तथा मराठों के मध्य पानीपत का युद्ध सदाशिवराव भाऊ के अधीन लड़ा गया, जिसमें मराठा की विजय हुई। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 के समय पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी तथा बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी हुआ। गुलाम कादिर खान ने 1806 को शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। शाह आलम से अली गौहर के शासनकाल में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों के संरक्षण से बचने वाला प्रथम मुगल बादशाह अकबर द्वितीय था। मुगल शासक अकबर द्वितीय जीवन भर अंग्रेजों पर पेंशन बनकर रहा। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57 अंतिम मुगल शासक था, जो जफर उपनाम से कविताएं लिखता था और शायरी किया करता था। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया।
1857 में औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया। अब हम भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन के बारे में पढ़ेंगे। भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन का क्रम इस प्रकार है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। वास्को डी गामा 17 मई 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत में यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा 1505 में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। अल्फांसो दी अल्बुबर्ग 1509 में भारत में पुर्तगालों का वायसराय बना। अल्बुबर्ग ने 1510 में बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोल दी थी। कार्नेलियस ने हस्तमान 1596 में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था। डचों द्वारा व्यापार की आधारशिला भारत में रखने का श्रेय 1592 में एम्स्टर्डम की व्यापारिक कंपनी को है। डचों ने 1602 में पूर्व में व्यापार करने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य प्रशासनिक केंद्र बटाविया में स्थित था। कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की गई। सन 1688 को गौरवपूर्ण क्रांति हुई जिसमें विलियम इंग्लैंड का राजा बन गया। अंग्रेज डच का संबंध सुधर गया। डच भारत में नील, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात करते थे। बेदरा युद्ध में 1759 में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से डचों को 1795 में भारत से बाहर कर दिया। अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री सूरत में 1608 में खोली गई। लुईस 14वें के मंत्री कोलबर्ट ने पूर्व में व्यापार करने के लिए 1664 में एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया। इसका नाम इंडो ओरिएंटस था। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई। फ्रांसीसी मार्टी ने 1674 में पांडिचेरी की स्थापना की। डेनमार्क वासियों की आगमन भारत में 1606 में हुआ। 1620 में तमिलनाडु के ट्रवनकोर नामक क्षेत्र में डेनमार्क वासियों ने व्यापारिक केंद्र खोला। सेरमपुर डेनों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की स्थापना हुई थी। ब्रिटिश फ्रेंच संघर्ष। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी से प्रभावित था। 1748 में हुए एक्सला-सेपला की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हो गया। इसी युद्ध के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच हुआ और इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, इसलिए इसे वापस बुला लिया गया। उसकी जगह पर गोरहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी का युद्ध 1755 के साथ युद्ध विराम हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 के बीच हुआ। यह 56 में शुरू हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंग था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। अंग्रेजी सेना ने 1760 में सर आर्कुट के नेतृत्व में वार्डिवाश की लड़ाई में फ्रांसीसी को बुरी तरह हराया, जिसमें फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली कर रहा था। अंग्रेजों ने 1761 में पांडिचेरी को फ्रांसीसी से छीन लिया। पेरिस संधि के अंतर्गत अंग्रेजों ने 1763 में चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश को लौटा दिया। 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आए यूरोपियों में सर्वाधिक शक्तिशाली नौशक्ति अंग्रेजों की थी। विलियम ड्रेक ने 1579 में पूर्व क्षेत्र का भ्रमण किया। 1599 में जॉन मिल्डेन नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया। ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर कंपनी की स्थापना 1599 में हुई।
इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को एक पत्र प्रदान किया जिसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म हुआ। 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा, जहां से वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया। जहांगीर ने हॉकिंस से प्रसन्न होकर उसे आगरा में बसने की अनुमति तथा साथ साथ 4000 का मनसब एवं जागीर प्रदान की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर टॉमस स्मिथ था। जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के राजदूत कैप्टन हॉकिंस तथा सर टॉमस रो 1615 में आए। मुंबई का गवर्नर गेराल्ड अगेरियर मुंबई का वास्तविक संस्थापक था। अगेरियर ने तांबे और चांदी के सिक्के ढालने के लिए टकसाल की स्थापना की। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण चार्ल्स को दहेज के रूप में बॉम्बे प्राप्त हुआ, जिसमें उन्हें 10 पाउंड सोने का वार्षिक किराया एवं ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानाती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यह विलियम फोर्ट का निर्माण हुआ। कालांतर में यही कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉब चार्नक ने रखी। पुर्तगाली यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन पुर्तगाली 1498 में, अंग्रेज 1600 में, डच 1602 में और डेनिश 1616 में। उसके बाद फ्रांसीसी आए 1664 में, स्वीडिश 1731 में। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश का प्रभाव। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर भू राजस्व की वसूली के लिए फार्मिंग सिस्टम इरेजदारी प्रथा की शुरुआत की। फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत राजस्व वसूली की जिम्मेदारी उसे दी जाती थी जो सबसे अधिक बोली लगाता था। क्लाइव के समय भू राजस्व का वार्षिक बंदोबस्त होता था, जिसे हेस्टिंग्स ने बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया था। कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल बनने के बाद 1 साल 10 साल बंदोबस्त लागू किया, जिससे 1993 में अस्थायी बंदोबस्त या इस्तेदारी बंदोबस्त में परिवर्तन कर दिया। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का लगभग 19% हिस्सा आता था। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी तथा उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र में लागू था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत भू राजस्व की वसूली का अधिकार जमींदारों को दिया गया था, जिसका हिस्सा वसूली की 1/10 या 1/11 होता था। 1792 में स्थापित रैयतवारी व्यवस्था का जन्मदाता थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड थे। सर्वप्रथम रैयतवारी व्यवस्था को तमिलनाडु के बरहममहल जिले में लागू किया गया था। यूरोपियों के प्रथम फैक्ट्री। पुर्तगालियों के 1502 में कोचीन केरल में, डच 1605 मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, अंग्रेज 1616 में मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, डेनिश 1620 ट्रावनकोर तंजौर में, फ्रांसीसी 1668 में सूरत गुजरात में। यह व्यवस्था तमिलनाडु, मद्रास, बम्बई, असम एवं कुर्ग के कुछ हिस्सों में लागू की गई, जो कुल ब्रिटिश भारत का 51% हिस्सा था। रैयतवारी व्यवस्था में किसानों को अधिक लगान के लिए जाने के कारण न्यायालय में जाने की अनुमति नहीं थी। महलबारी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्र के 30% हिस्से पर लागू था। महलबारी व्यवस्था के अंतर्गत दक्कन के कुछ जिले, उत्तर भारत, संयुक्त प्रांत आगरा, अवध, मध्य प्रांत, पंजाब के कुछ हिस्से शामिल थे। महलबारी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लगाया गया था। औद्योगिकरण एवं धन की निकासी संबंधी विचारों को सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने उद्घोषित किया था। ताराशंकर बंदोपाध्याय के उपदेश गणेश देवता में जजमानी प्रथा का वर्णन है। कावसाजी नाना भाई ने 1854 में प्रथम सूतिर मिल की स्थापना बॉम्बे में की थी। 1855 में जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा बंगाल के रेसरा में जूट मिल स्थापित किया गया था।
1907 में जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। जल विद्युत के शुरुआत 1898 में दार्जिलिंग शहर में रोशनी प्रदान करने के लिए की गई थी। 1925 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया और उसी वर्ष दो निजी कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी रेलवे और ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे की स्थापना हुई। यूरोपियों के भारत में प्रमुख बस्तियां। पुर्तगालियों के गोवा द्वीप, दमन, वसई, शोल आदि पश्चिमी तटों पर, पूर्वी तटों पर बम्बई, सेंथोन, हुगली बंगाल में, और डच के मछलीपट्टनम 1605 में, पुलिकट 1610, सूरत 1616, कासिम बाजार, बड़ा नगर, पटना, बालसोर, नागपट्टनम 1658 में और कोचीन में 1603। अंग्रेज सूरत, आगरा, अहमदाबाद, भरूच, मुंबई, मद्रास, हरिपुर, बालसोर, हुगली, पटना, कासिम बाजार। फ्रेंच सूरत 1668 में, मछलीपट्टनम, पांडिचेरी और चंदनगर। बंगाल पर अंग्रेजों के अधिकार। उत्तर मुगल काल में बंगाल सर्वाधिक समृद्ध प्रांत था। बंगाल का प्रधान स्वतंत्र शासक मुर्शिद कुली खां था। उसके उत्तराधिकारी शुजाउद्दीन और अलीवर्दी खां के समय बंगाल इतना अधिक संपन्न हो गया था कि इसे भारत का स्वर्ण कहा जाने लगा। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से करते हुए कहा कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो ये शहद देगी और यदि छेड़ा जाए तो काट कर मार डालेगी। 10 अप्रैल 1756 को सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला की प्रतिद्वंदी और विरोधियों की प्रमुख थे पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, सिराज की मौसी घसीटा बेगम और सेनापति मीर जाफर। अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। ब्लैक हॉल की घटना 20 जून 1756 का उल्लेख हॉलवेल ने किया है, जिसने 146 अंग्रेजों को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया था। दम घुटने के कारण अगले दिन 23 व्यक्ति को ही जीवित बचे थे। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब तथा अंग्रेजों के बीच 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई थी। प्लासी की युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। प्लासी के युद्ध में सेनापति मीर जाफर ने नवाब के साथ दगाबाजी की, जिसे प्रसन्न होकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था। प्लासी का युद्ध के बाद कंपनी को 24 परगनों की जिम्मेदारी प्राप्त हुई। नवाब मीर जाफर ने अंग्रेजों ने 1760 में हटाकर उनके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों एवं मीर कासिम के बीच हुआ, जिसमें मीर कासिम का साथ अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने दिया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो किया। बक्सर के युद्ध के बाद पुनः मीर कासिम की जगह मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद के साथ प्रथम संधि 17 अगस्त 1765 में की। रॉबर्ट क्लाइव ने जुलाई 1765 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। नवाब मीर जाफर की मृत्यु 5 जनवरी 1765 को हो गई। के.एन. पिन्नीकर के अनुसार प्लासी का युद्ध एक सौदा था। अंग्रेजों के संरक्षण प्राप्त बंगाल का प्रथम नवाब निजामुद्दौला था। 1765 से 62 के मध्य बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की शुरुआत हुई, जिसके जनक लोयनेल क्वार्टियस थे। इलाहाबाद की संधि के तहत बादशाह शाह आलम द्वितीय के व्यक्तिगत खर्च के लिए 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन दी गई। बंगाल के नवाब
मुर्शिद कुली खां 1713 से 27 तक, शुजाउद्दीन 1727 से 39, सरफराज खान 1739 से 40, अलीवर्दी खां 1740 से 56, शुजाउद्दौला 1756 से 57, मीर जाफ़र 1757 से 60, मीर कासिम 1760 से 63, मीर जफ़र दूसरी बार 1763 से 65, निजामुद्दौला 1765 से 70, सैफुद्दौला 1770 ईस्वी और मुबारकुद्दौला 1770 से 75। अब हम अंगल मैसूर युद्ध के संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। 1732 ईस्वी में राजा वाडिगर चिक्का कृष्ण राय के काल में मैसूर में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। 18वीं सदी के प्रारंभ में दो मंत्री नंदराज और देवराज ने मैसूर में सत्ता पर कब्जा कर लिया। हैदर अली ने अपनी जीवन एक घुड़सवार के रूप में आरंभ किया था, किंतु 1761 में वह मैसूर का वास्तविक शासक बन गया। फ्रांसीसियों की सहायता से हैदर अली ने डिडीगुल में एक शस्त्रागार स्थापित किया। हैदर अली धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण वाला शासक था। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध 1767 से 59 के समय हैदर ने चतुराई से अंग्रेजों के सामना करते हुए 4 अप्रैल 1769 में उन्हें मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के समय हैदर अली ने ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध निजाम तथा मराठा से मिलकर एक संयुक्त मोर्चा तैयार किया और इसके दौरान हैदर ने अंग्रेज कर्नल बेली को हराकर कर्नाटक का राजधानी अराकट पर अधिकार कर लिया। अंगल मैसूर संघर्ष की महत्वपूर्ण संधियां 1767 से 69, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध जिसमें मद्रास की संधि हुई। 1780 से 84 वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे और प्रमुख युद्ध थे द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध और संधि मैंगलोर की संधि। 1790 से 92 कॉर्नवालिस और तृतीय अंगल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि। 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली के काल में चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के समय ही 7 सितंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1784 से 85 था। हैदर अली के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना। टीपू ने बादशाह की उपाधि धारण की। उसने 1796 में नौसेना बोर्ड का गठन किया। टीपू प्रथम भारतीय शासक था जिसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था का मिश्रण किया। टीपू द्वारा जारी सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र तथा हिंदू संवत की आकृतियां अंकित थी। टीपू सुल्तान ने 1787 में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्थापित की। साथ ही उसने फ्रांसीसी को एक मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और फ्रांसीसी क्रांति में से प्रभावित होकर जोकोविलियन क्लब का सदस्य बना। टीपू ने 1796 में आधुनिक नौसेना खड़ी करने की कोशिश की तथा जहाज़ों के नमूने स्वयं तैयार किए। टीपू ने मैंगलोर, वाजिदाबाद और मोलिदाबाद में पोत बनाने का घाट बनाए। टीपू ने आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत की। टीपू ने कहा था, मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। 4 मई 1799 ईस्वी को चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध लड़ते हुए टीपू श्रीरंगपट्टनम की संधि में टीपू दुर्ग के पास शहीद हो गए। वेलेस्ली को आयरलैंड ने मैक्यूअर्स की उपाधि प्रदान की थी। टीपू के राज्य के विभाग राजस्व एवं वित्त विभाग मीर आसिफ कचहरी के अधीन, सेना विभाग मीर आसिफ कचहरी के अधीन, जुल्मा विभाग एक अन्य मीर कचहरी के अधीन, तोपखाना एवं दुर्ग रक्षा विभाग मीर सदर कचहरी अली, वाणिज्य विभाग मीर
उद्जार के अधीन, नाविक विभाग मीर याम कचहरी के अधीन, कोष एवं ऊर्जा विभाग मीर खजाना कचहरी के अधीन। इन 7 के अतिरिक्त 3 अन्य छोटे विभाग थे, डाक तथा गुप्तचर विभाग, लोक निर्माण तथा पशु विभाग। अंग्ल सिख संघर्ष युद्ध। रंजीत सी मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समान होता है। आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय सुकरचिया मिसल को दिया जाता है। रंजीत सी का जन्म गुजरेवाला में 2 नवंबर 1780 को सुकरचिया मिसल के मुखिया महा सिंह के यहाँ हुई। इसके दादा चतर सिंह ने 13 मिसलों में सुकरचिया मिसल को प्रमुखता दिलवाई थी। रंजीत सिंह ने 4 सूबों में बटा हुआ था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। रंजीत सिंह को सरकार खालसा और अस्थाई सेना का फौजाइन कहा जाता था। सिख अंग्रेज संबंध। चार्ल्स मैडकॉक और महाराजा रंजीत सिंह के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई। रंजीत सिंह जमाना शाह अफगानी की अनुमति पर लाहौर का शासक बना। रंजीत सिंह की सास सदा कौर कन्हैया मिसल की मुखिया थी। फैजलपुर के कपूर सिंह ने किसानों को संगठित कर दल खालसा नामक संगठन बनाया। जमाना शाह ने रंजीत सिंह को राजा की उपाधि प्रदान की थी। 1805 में रंजीत सिंह ने अमृतसर को जीत लिया, जहां से उसे प्रसिद्ध जज्जम तोप मिली। मराठा यशवंत राव होलकर ने सिख सरदार रंजीत सिंह से सहायता याचना की, लेकिन सहायता नहीं दी गई। रंजीत सिंह ने 13 जुलाई 1813 को हैदर्स के अफगान को परास्त कर अटक पर अधिकार कर लिया। रंजीत सिंह ने पैदल सेना को एलार्क बेचुरा फ्रांसीसी के अधीन रखा। महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीउद्दीन एवं वित्त मंत्री दीननाथ था। रंजीत सिंह के राज्य में किसानों से उपज 1/3 भाग एवं 1/5 तक कर लिया जाता था। लॉर्ड ऑकलैंड ने रंजीत सिंह के घुड़सवार को संसार की सबसे सुंदर फौज बताया। रंजीत सिंह के राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत आला था। रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 ईस्वी में हो गई। रंजीत सिंह के बाद क्रमशः खड़ग सिंह, नैनिहाल सिंह, शेर सिंह एवं दिलीप सिंह राजमाता जिंदल के नेतृत्व में गद्दी पर बैठे। प्रथम अंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में हुफगोज के नेतृत्व में 13 दिसंबर 1845 को मुगदी के नामक स्थान पर अंग्रेजी सेना ने लाल सिंह के नेतृत्व वाली सिख सेना पर पराजित किया। पराजित होने के बाद सिखों ने 8 मार्च 1846 को अंग्रेजों के साथ लाहौर की संधि की। प्रथम अंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। बहरवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 को हुई। इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का पंजाब में रहना स्वीकार कर लिया गया। महारानी जिंदल ने 20 अगस्त 1847 को राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49। इस युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियनवाला की लड़ाई सिख नेता शेख सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य हुई। द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। इस युद्ध में गफ के स्थान पर ब्रिटिश सेना का प्रथम सेनापति चार्ल्स नेपियर को बनाया गया। यह लड़ाई चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों एवं सिख के मध्य 21 फरवरी 1849 को लड़ी गई। इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुए। लॉर्ड डलहौजी को 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब को विलय कर अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया।
महाराजा दिलीप सिंह ने 50,000 पगोडा की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य की प्रसिद्ध कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। रणजीत सिंह को अफगान शासक शाह शुजा से वही प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था जिसे नादिर शाह लाल किले से लूट कर ले गया था। अब सिख गुरु 1469 से 1739 में सिख संप्रदाय की स्थापना की। गुरु नानक का जन्म 1469 को तलवंडी पाकिस्तान में हुआ। गुरु नानक का आध्यात्मिक ज्ञान कार्तिक पूर्णिमा 1496 में हुआ था। गुरु नानक ने गुरु की लंकार नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। गुरु नानक ने संगत धर्मशाला और पंगत लंगर की स्थापना की। 1339 में करतारपुर में गुरु नानक की मृत्यु हो गई। गुरु अंगद लाहन 1539 से 52 में सिखों के दूसरे गुरु हुए। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ करवाया। गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को अस्थायी रूप प्रदान किए। गुरु रामदास 1552 से 74 ईस्वी में सिख के तीसरे गुरु हुए। गुरु रामदास ने हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। अकबर ने गुरु रामदास से गोविंदवाला जाकर भेंट की और गुरु पुत्री बीबी भानी को 500 बीघा जमीन प्रदान की थी। रामदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक एक महंत को नियुक्त किया। गुरु रामदास 1574 से काशी में सिखों के चौथे गुरु हुए। गुरु रामदास ने यहीं पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना कराई। सिखों के 10 गुरु क्रम से गुरु नानक 1469 से 1539 सिख धर्म के संस्थापक संगतों की स्थापना। अंगद 1539 से 52 उदासी संप्रदाय की स्थापना। रामदास 1552 से 74 पारिवारिक उपदेश दिया। रामदास 1574 से 81 गुरु पद पैतृक बना। अर्जुन देव 1581 से 1606 तरनतार नगर की स्थापना हुई। हरगोविंद 1606 ईस्वी में 1606 से 45 शिष्यों में घोड़े और हथियार लेना प्रारंभ किया। हराय 1645 से 61 दारा सिखों की मदद की। हरकिशन 1661 से 64 गद्दी के लिए भाई रामसराय से विवाद। तेंग बहादुर 1664 से 75 बाकला दा बाबा कहलवाया। गोविंद सिंह 1675 से 1708 पाहुल का आरंभ किया। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 में सिखों के 5वें गुरु हुए। इन्हें सिख गुरु पद को पैतृक बनाया था। गुरु अर्जुन देव ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ साहिबा की रचना की थी। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंद साहब का निर्माण करवाया। जहांगीर ने 1606 में राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण गुरु अर्जुन देव को फांसी दी। गुरु हरगोविंद 1606 से 45 सिखों के छठे गुरु थे। ये 2 तलवार बांध कर गद्दी पर बैठते थे। इन्हें दरबार में नगारा बजाने की प्रथा प्रारंभ की थी। गुरु हरगोविंद ने सिखों को सैन्य बल में बदल दिया तथा अकाल तख्त का निर्माण करवाया। गुरु हरगोविंद ने अमृतसर शहर की किलेबंदी करवाई। गुरु हराय 1645 से 61 में सिखों के 7वें गुरु हुए। गुरु हराय ने शाहजहां के पुत्र दारा सिखों को आशीर्वाद दिया था। गुरु हरकिशन 1661 से 64 सिखों के 8वें गुरु हुए और इसकी मृत्यु चेचक से हो गई। इन्हें दिल्ली जाकर गुरु पद के रूप में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। गुरु तेग बहादुर 1664 से 75 सिखों के 9वें गुरु हुए। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने शीशगंज गुरुद्वारा
दिल्ली के निकट इनकी हत्या करवा दी थी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ। गुरु गोविंद सिंह ने अपने को सच्चा बादशाह कहा था। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अर्थात केश, कंघा, कृपाण, कच्छ और कड़ा रखने की अनुमति दी और नाम के अंत में सी शब्द जोड़ने को कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब एवं कार्यस्थल पोता था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की 1699 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया। कहा कि गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में चुनवा दिया। सन 1708 में नादेर नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी। बंदा बहादुर, इसका जन्म 1670 में रजौली गांव पुंछ जिला में हुआ था। बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। बंदा के पिता रामदेव डोगरा राजपुत्र थे। बंदा बहादुर के उद्देश्य पंजाबी में एक सिख राज्य स्थापित करना था। बंदा ने लाहौरगढ़ की राजधानी बनाया। बंदा ने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए। बंदा बहादुर ने सरहिंद के मुगल फौजदारी वजीर खां की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फर्रुखसियार के आदेश पर 1764 में बंदा बहादुर की गुरुदास के नगाल में हत्या कर दी गई। बंदा की मृत्यु के बाद सिखों के छोटे छोटे टुकड़े में बट गए। नवाब कपूर सिंह को पहल पर सभी सिख टुकड़ियों को 1748 ईस्वी में दल खालसा में विलय हो गया। जस्सा सिंह अहलुवालिया ने दल खालसा का नेतृत्व किया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इन्हें मिसल के नाम से जाना जाता है। प्रमुख किसान विद्रोह। नील विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी में। नील विद्रोह की पहली घटना बंगाल के नादिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में हुई। इस विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास ने किया। इस विद्रोह में हिंदू पैट्रियोटिक के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नील विद्रोह के अत्याचार का खुला चित्रण दीनबंधु के अपने नाटक नील दर्पण में किया गया है। पावना विद्रोह 1873 से 76 में। पावना कृषक विद्रोह के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय और शंभू पाल थे। पावना विद्रोह का समर्थन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और आर.सी. दत्त ने किया। इस विद्रोह का समर्थन गवर्नर कैंपबेल भी किया था। प्रमुख भारतीय किसान सभा। उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918। गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। आंध्र प्रांतीय किसान सभा 1928 में। बिहार किसान सभा 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती। उत्कल प्रांतीय किसान सभा 20वीं सदी में मालती माधव। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। यह सत्याग्रह 3 कठिया पद्धति के खिलाफ था, जिसमें किसानों के द्वारा अपने कृषि जन क्षेत्र पर 3/20वें भाग पर नील की खेती करनी अनिवार्य होती थी। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी को राजकुमार शुक्ल के द्वारा लखनऊ में सौंपा गया था। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया सत्याग्रह का प्रथम प्रयास था। चंपारण सत्याग्रह से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि सम्मानित की थी। खेरा का विद्रोह 1918 ईस्वी में। गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह खेरा सत्याग्रह था। खेरा सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल थे। अवध किसान सभा 1920 में। अवध किसान सभा का गठन 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र के प्रयास से प्रतापगढ़ में किया गया। प्रतापगढ़ का रूढ़ गांव इस
समय किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। यहाँ नाई धोबी बंद नामक प्रसिद्ध आंदोलन चलाया गया था। इस क्षेत्र में चलाए गए किसान आंदोलन का नेतृत्व मादरी पाशी ने किया। मोपला विद्रोह 1921 में। यह विद्रोह केरल के मालवार क्षेत्र के काश्तकारों का जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह था। मोपला विद्रोह का समर्थक खिलाफत आंदोलन के नेता शौकत अली गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया। बारदौली सत्याग्रह 1928 में। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। पटेल को सरदार की उपाधि इसी सत्याग्रह के दौरान बारदौली की महिलाओं ने प्रदान किया। सरकार के द्वारा बारदौली मामलों की जांच के लिए ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल का जांच आयुक्त नियुक्त किया गया था। प्रमुख आंदोलन। सन्यासी विद्रोह 1770 से 1800 में। इसके नेतृत्वकर्ता थे मंजर शाह, मूसा शाह, देवी चौधरानी और यह प्रमुख क्षेत्र हैं बंगाल एवं बिहार में। पालीगढ़ विद्रोह 1790 में। बीपी कंडलाश्रम तमिलनाडु में। दीवान बेलुथम्पी विद्रोह 1805 में। दीवान बेलुथम्पी त्रावणकोर केरल में। पागलपंथी 1813-33 में। करमशाह टीपू असम में। पाइका विद्रोह 1817 में बख्शीबंधु और यह उड़ीसा में फैला था। बाघेरा विद्रोह 1818 से 20 में। बाघेरा सरदार ओखा मंडल। कच्छ विद्रोह यह 1819 से 31 में। यह राजा भारमल के नेतृत्व में यह क्षेत्र कच्छ में हुआ था। बाबी विद्रोह 1820 से 70 सैयद अहमद रायबरेली के नेतृत्व में हुआ। यह पटना, हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, मुंबई और यूपी में हुआ था। रानी चेन्ना की विद्रोह 1824 से 29 इसके नेतृत्वकर्ता थे चेन्ना और विद्रोह हुआ था कित्तूर में। गडकरी विद्रोह 1829 से 48 में और यह कोल्हापुर में हुआ था। बरसाल का विद्रोह 1831 टीटू-मीर बंगाल में हुआ था। कोल विद्रोह 1831 से 32 विदनी राय मानकी और यह छोटा नागपुर में हुआ था। फराइजी विद्रोह 1838 से 57 दद्दू मियाँ शरीयत मियाँ के पुत्र के नेतृत्व में हुआ था। यह बंगाल में हुआ था। संताल विद्रोह 1855 से 56 सिद्धू कानू और यह बिहार और झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। कुक्का विद्रोह 1860 से 70 भगत जवाहरमल और राम सिंह कुक्का के द्वारा पंजाब में हुआ था। नाई धोबी बंद आंदोलन 1919 में बाबा रामचंद्र और प्रतापगढ़ क्षेत्र में हुआ था। ताना भगत 1920 में। जतरा भगत एवं बलम भगत छोटा नागपुर। रंपा विद्रोह 1922 से 24 में। अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश। नौसेना विद्रोह 1946 मुंबई में हुआ था। और सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय कोलकाता 1828 में। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर कोलकाता 1885 में। साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस 1878 में। प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानडे आत्माराम पांडुरंग मुंबई में 1867 में। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती मुंबई 1875 में। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1896 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम एच.बी. ब्लडवास्की कर्नल एच.एस. ऑकलैंड एनी बेसेंट 1875 में। रहनुमाई मजायदा सभा नौरंजी फरदोंजी दादा भाई नौरंजी 1851 में। देवानंद आंदोलन मोहम्मद कासिम नैन्तीवी रशीद अहमद गोगोई उत्तर प्रदेश 1867 में। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां 1875 में।
अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद 1889 में। विधवा आश्रम ईश्वरचंद विद्यासागर एवं डी.के. कार्वे के द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। सोशल सर्विस लीग श्री नारायण राव मल्हर जोशी के द्वारा किया गया और यह 1991 में किया गया। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र 1873 में। यंग बंगाल हेनरी बिबियो डेरिजियो कोलकाता 19वीं सदी में। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम 1857 की महान क्रांति के बारे में पढ़ेंगे।